सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत लगातार जो है मैं वीडियोस लेकर के आ रहा हूं और लगभग हमने जो है 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो 80 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है सेकंड ग्रेड मैथ्स के। और हमारा टॉपिक चल रहा था 2D यानी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हमने स्ट्रेट लाइन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट करा था सर्कल के बारे में पढ़ना और आज हम सर्कल के बारे में बात करेंगे। फैमिली ऑफ सर्कल्स जो है उसके बारे में, फिर हम कॉमन टेंजेंट जो होती है सर्कल्स की उनके बारे में बात करेंगे, फिर रेडिकल सर्कल क्या होते हैं और दो सर्कल अगर एक दूसरे को ऐसे कट कर रहे हैं तो उनके बीच कितना एंगल बन रहा है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है फैमिली ऑफ सर्कल, यानी कि जो सर्कल है, अगर आपके दो सर्कल है एक दूसरे को कट करेंगे तो किसी न किसी दो बिंदुओं पर कट कर रहे होंगे। उन दो बिंदुओं से होकर के कितने सारे सर्कल जा सकते हैं इसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद एक लाइन और एक सर्कल है, अगर एक दूसरे को कट करते हैं तो उन दो बिंदुओं से होकर कितने सर्कल जा सकते हैं, इस टाइप की मैं बातें करने वाला हूं, यानी फैमिली ऑफ सर्कल की हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। तो आप लिखेंगे दोस्तों सबसे पहला केस, फैमिली ऑफ सर्कल के अंदर पहला केस आप लिखेंगे और वो है दोस्तों, अगर आपके पास में दो सर्कल दे दिए, एक सर्कल दिया s इक्वल टू 0 एंड सेकेंड सर्कल दिया s डैश इक्वल टू 0। ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। आपके पास में सपोज करिए ये आपका एक सर्कल है और एक ये आपका सर्कल है। लेट सपोज ये जो सर्कल है ये है s डैश और ये जो सर्कल है ये है आपका s। क्लियर है बात? ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंटों से होकर के सपोज करिए कोई एक ये सर्कल हमारा गुजर रहा है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये देखो ये ऐसे सर्कल गुजरेगा। एक सर्कल इसमें से ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, और अलग अलग सर्कल जो है आपका, इतना बड़ा सर्कल जा सकता है, छोटा सर्कल, इस प्रकार से अलग अलग सर्कल यहाँ से होकर के गुजर सकते हैं। तो S और S डैश सर्कल से गुजरने वाले जो सर्कल होंगे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे S प्लस लेमडा S डैश इज इक्वल टू 0, जहाँ पर कंडीशन रहेगी कि लेमडा इज कैन नॉट बी इक्वल टू -1। क्यों? अरे भाई लेमडा इक्वल टू -1 हो गया तो हो जाएगा s इक्वल टू s डैश, यानी दोनों सर्कल एक ही, और दोनों सर्कल एक ही है तो दोनों सर्कल एक दूसरे को एक ही अलग अलग दो पॉइंट पर कट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसलिए। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल में जो है आप s प्लस लेमडा s डैश इक्वल टू 0 कर देंगे, लेकिन लेमडा जो है -1 नहीं हो सकता है। चलिए दूसरा केस आ जाता है हमारे पास में कि एक तो है सर्कल s बराबर 0 और एक हमने लाइन ले ली l बराबर 0। ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है हमारा एक सर्कल, इसको ये एक लाइन जो है ऐसे कट कर रही है। सपोज करिए ये तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सर्कल s बराबर 0 और ये जो है एक लाइन हो जाएगी 0। क्लियर है बात? ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं इन दो पॉइंटों पर, और अगर इन दो पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये ऐसे एक और सर्कल यहाँ से गुजर रहा होगा। क्लियर है? तो इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए जितने भी सर्कल गुजरेंगे उनकी इक्वेशन अगर हमें देनी है तो हम ऐसे दे सकते हैं। कैसे? s प्लस लेमडा l इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? s प्लस लेमडा l इज इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फैमिली ऑफ सर्कल को। पहला वाला केस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जब आपके पास दो सर्कल है यानी दो वृत्त है और वो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो दो बिंदुओं पर इंटरसेक्शन होगा इनका, और जो दो बिंदु इनके इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से जितने भी सर्कल्स गुजर सकते हैं उनकी इक्वेशन हम देंगे कैसे? s प्लस लेमडा s डैश से। और एक अगर लाइन और सर्कल कट कर रहे हैं एक दूसरे को
तो आप एस प्लस लेमडा एल से देंगे। क्लियर है बात? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और हमारा थर्ड केस आ जाता है दोस्तों। थर्ड केस है आपका क्या, कि आपके पास में सर्कल है जो एक लाइन को टच कर रहा हो। क्या कर रहा हो? एक लाइन को टच कर रहा हो। तब आप जो है कैसे दे सकते हैं? तो देखिए मैं आपके सामने पहले लाइन बना देता हूं। ये देखिए, सपोज करिए ये एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है। अब इस लाइन से कितने ही टच करने वाले सर्कल बनाए जा सकते हैं या नहीं? देखो भाई, ये एक बनाया, इधर मैं इसको भी टच करवाऊंगा। एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया। क्लियर है? अब देखो भाई, ये ऐसे टच कर सकता है। ठीक है, एक मिनट रुको। ये ऐसे टच कर सकता है, ये ऐसे टच कर सकता है, और ये अंदर वाला ऐसे टच कर सकता है। समझ में आई बात? तो ये अलग अलग जो है सर्कल एक ही लाइन को टच कर रहे हैं। तो जो इस लाइन को टच कर रहे हैं, और ये सर्कल मान लो कि इस पॉइंट जहाँ भी टच कर रहे हैं ना, या तो इस पॉइंट को मान लो आप, या इस पॉइंट को, किसी एक पॉइंट को लेकर के हम जो है मान लेते हैं x1, y1। क्लियर है बात? तो ये हो गई क्या दोस्तों, जिस पॉइंट पर इसको टच कर रहे हैं। और इस लाइन की इक्वेशन मान लो आपको दी हुई है, क्या? y माइनस y1 इज इक्वल टू m गुणा x माइनस x1। क्लियर है बात? अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन से गुजरने वाले जितने भी सर्कल है जो इसको टच करके जा रहे होंगे, उनकी इक्वेशन अगर हमें लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? और कब? जब आपके m जो है कोई फाइनाइट है नंबर। समझ में आ गई बात? m फाइनाइट। ठीक है, और जब m फाइनाइट है तो आप कहेंगे x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा, और हो जाएगा क्या दोस्तों, y माइनस y1 माइनस m गुणा x माइनस x1। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 0। समझ में आ गई बात? और अगर m जो है क्या हो, इनफाइनाइट, m इनफाइनाइट, अगर m जो है इनफाइनाइट आ जाए तो आप कहेंगे x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा गुणा x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? जहाँ लैम्डा क्या होगा, एक पैरामीटर होगा जो आप लोग जो है दोस्तों, आपको कहाँ से मिलेगा ये पैरामीटर? ये पैरामीटर आपको मिलेगा भाई, ये इक्वेशन है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, x1 और y1 को पुट करेंगे, और जो इस लाइन दे रखी है यहाँ से आपको m इनफाइनाइट दे रखा है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और वहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है। समझ में आ गई बात? तो ये कौन सी हो गई, जब f फाइनाइट है तब तो आपकी ये इक्वेशन होगी, जब m इनफाइनाइट है तो आपके सामने ये इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चले आगे। अब देखिए हम बढ़ते हैं फोर्थ केस की ओर। फोर्थ केस आ जाता है दोस्तों आपके पास में, कि आपके पास क्या दे दिया दोस्तों, 2 सर्कल्स दे दिए। क्या दे दिया? सर्कल दे दिए, केवल ये बोल करके कि ये 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है ये जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक पॉइंट है ये x2, y2। अब सर्कल जो है वो इन 2 पॉइंट को टच करके या इनको इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं। मतलब भाई ऐसे है, यूं होकर के गुजर रहा है सर्कल। कोई देखो कैसे, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता रहता हूँ। देखो ऐसे भाई, ये ऐसे। समझ में आ गई बात? तो ये ऐसे जा रहा है ना इन 2 पॉइंटों से। ऐसे ही ये एक और सर्कल ऐसा बना देते हैं हम, ये लो,
ये लो, क्लियर है बात। तो ये जो गुजर रहा है सर्कल, इनकी बात हो रही है। तो आपको अगर 2 पॉइंट दे रखे हो जिनसे सर्कल गुजरने की बात हो रही हो अगर, तो आप क्या करेंगे, तो आप इक्वेशन देंगे सर्कल की इस प्रकार, x माइनस x1 गुणा x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 गुणा y माइनस y2 प्लस लैम्डा, और क्या करेंगे, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आपके पास में मैंने फैमिली ऑफ सर्कल के 4 कंडीशंस लिखवाई है। पहली कंडीशन है जब आपके पास एक सर्कल दे रखा होगा और दूसरा भी सर्कल दे रखा है, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 पॉइंटों पर होंगे इंटरसेक्ट। उन 2 पॉइंटों से होकर के जितने भी सर्कल गुजरेंगे उनकी इक्वेशन आप देंगे कैसे, एस प्लस लेमडा एस डैश से। अगर एक लाइन और एक सर्कल की बात आ रही है तब भी आप क्या करेंगे, एस प्लस लेमडा एल कर देंगे। और अगर आपके पास में एम इनफाइनाइट है, भाई आप एक लाइन दे दी जिसका एम फाइनाइट है, तब आप सर्कल की इक्वेशन देंगे एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू y माइनस y1 माइनस एम इंटू एक्स माइनस x1। एम अगर इनफाइनाइट होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का स्क्वायर y माइनस y1 का स्क्वायर लेमडा इंटू एक्स माइनस x1। और अगर 2 पॉइंट केवल दे दिए गए जिनके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और x2 y2, तो हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस लेमडा xy1। ये आपका मैट्रिक्स पूरा लिख देंगे। समझ में आ गई बात। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आ जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है उन्हें एक ट्रिक की तरह लिख सकते हैं। नोट पॉइंट में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट हो जाएगा कि आपके पास अगर 3 लाइन दे रखी है और तीनों लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और वो सपोज करिए एक सर्कल ट्रायंगल की क्या है, साइड्स है, तो उस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सेस से जो हमारा एक सर्कल जाएगा उस सर्कल की इक्वेशन कैसे दी जा सकती है। तो आप लिखिए फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल circumscribing the triangle whose sides are given by L1 equal to 0, L2 equal to 0 and L3 equal to 0 is given by L1 L2 plus lambda L2 L3 plus mu L3 L1 is equal to 0 provided coefficient of x square is equal to coefficient of y square। ये कहना चाह रहा है केवल इतना दोस्तों कि देखिए ये एक मैं आपके सामने सर्कल बना देता हूँ, और इस सर्कल के अंदर डायग्राम से आपको सब क्लियर कर दूंगा। ये सपोज करिए एक साइड हो गई ट्रायंगल की, और दूसरी साइड आप मान लीजिए ये है, और तीसरी साइड आपकी ये है। ठीक है, क्लियर है। और मान लो कि आपके पास ये वाली जो साइड है यहाँ वाली से, इसकी इक्वेशन है L1 0, इसकी इक्वेशन है L2 0, इसकी इक्वेशन है L3 0। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इधर L1 L2 L3 इधर जिधर रखना आप चाहते हैं रख सकते हैं। ठीक है, इसके वर्टेक्सेस मान लो A B और C। तो मैंने कहा है कि आप
ऐसी सर्कल की इक्वेशन लिखो जो एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सेस के सब्सक्राइबिंग हो, यानी कि उसके बाहर की ओर एक ट्रायंगल जो है वृत्त बन रहा हो, बाहर की ओर एक सर्कल बन रहा हो, जिस ट्रायंगल की साइड्स की इक्वेशन दे रखी हो L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, L3 इज इक्वल टू 0। तो आप सर्कल की इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं L1 L2 प्लस लेमडा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जो इक्वेशन आएगी उसमें आप कंडीशन केवल क्या लगाएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो है इक्वल आ जाए। समझ में आ गई बात। इसी टाइप से एक और कंडीशन आ जाती है आगे, दूसरा नोट पॉइंट है आपका कि अगर क्वाड्रिलेटरल हो, क्या हो आपके पास, क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हो, जैसे ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल के अंदर हमारे पास में क्या हो, अलग अलग साइड हो, जैसे एक साइड ये रही, ठीक है, दूसरी साइड ये रही, तीसरी साइड ये रही और चौथी साइड ये रही। क्लियर है बात। अब इसके पास में हम क्या कर देंगे, अरे भाई ये लाइन मान लो L1 इक्वल टू 0 है, ये L2 इक्वल टू 0 है, ये L3 इज इक्वल टू 0 है, ये L4 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हो जाएगा A, ये B, ये C, ये D। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड्स की इक्वेशन क्या है, L1 L2 L3 L4 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके ये जो वर्टेक्सेज है A B C D, इन चारों से एक सर्कल गुजर रहा है, एक सर्कल जा रहा है, तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आप लिखेंगे सर्कल इक्वेशन इज गिवन बाय, और सर्कल की इक्वेशन कैसे देंगे, L1 L3 प्लस लेमडा L2 L4 इक्वल टू 0। इसमें भी आप कंडीशन पहली तो क्या लगाएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन आप क्या लगाएंगे, आपको पता होगा कि सर्कल के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये बात आप लोगों को पता होगी, बता रखिए ना ये चीज़ें। तो मैंने पीछे भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखवाई थी, तब ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो है आपके ये क्या हो गया दोस्तों, फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में कंप्लीट हो गया। तो फैमिली ऑफ सर्कल के बारे में मैंने आपको अलग अलग पॉइंट बताए, जिसमें बताया कि दो सर्कल एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब आप फैमिली ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे, एस प्लस लेमडा एस डैश। अगर लाइन और सर्कल है तो एस प्लस लेमडा एल। अगर आपके जो है एक लाइन केवल दे रखी है और उससे एक पॉइंट है x1 y1, उससे कितने सर्कल गुजर रहे हैं, तो आप क्या इक्वेशन देंगे। अगर आपके पास केवल 2 पॉइंट है तो आप क्या देंगे, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स की इक्वेशन दे दी गई और उसके बाहर की ओर यानी सर्कम स्क्राइबिंग जो सर्कल होता है उसकी क्या इक्वेशन होगी। और फिर आपके एक क्वाड्रिलेटरल है उसकी साइड्स की इक्वेशन दे रखी है, तब सर्कल की इक्वेशन क्या देंगे, तो L1 L3 प्लस लेमडा L2 L4, जिसमें आप कंडीशन लगा देंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 हो जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, यानी कि आपके पास 2 सर्कल दे रखे होंगे, उन दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करने वाले, जो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्ट करने पर जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें जो है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, इतना ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं, इसलिए मैं पहले आपको डायग्राम बना करके बता देता हूँ कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसे डायग्राम समझ में आ गया वो इस क्वेश्चन की या इस कॉन्सेप्ट की फीलिंग ले लेगा। ठीक है, ये देखो ये बना दिया। अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको स्पष्ट। चलो इतना दिख गया है तो बहुत कुछ दिखेगा अभी। ठीक है, हाँ अब देखो दोस्तों, तो हमने क्या करा, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब इस सर्कल के लिए मैं एक टेंजेंट खींचता हूं और सपोज करिए वो टेंजेंट आ जाएगी आपके ये। ठीक है,
ये टेंजेंट किसके लिए है, ये इस वाले सर्कल के लिए, और एक टेंजेंट इस वाले सर्कल के लिए मैं खींचता हूं जो आती है ऐसे। क्लियर है? ठीक, अब देखो तो ये दोनों टेंजेंट्स है, ठीक। मान लो इनका नाम है, इस टेंजेंट का नाम हमने दिया बी डैश ए डैश, इसका नाम दिया ए बी। क्लियर है आपके सामने? ठीक है, चलो अब देखो दोस्तों, इनके होंगे क्या सेंटर, भाई इनके सेंटर भी तो होंगे सर्कल के, तो इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर मान लो आप C2। क्लियर है? इन दोनों को आप मिला लीजिए, ये लो, ये मिला दिया। क्लियर है? और अब मैं क्या करता हूं, इसको मिला देता हूं जिस पॉइंट से कट कर रहे हैं वहां, ये लो, और यहां पर ये लो। क्लियर है? तो इनकी रेडियस मान लो R1 है, इस सर्कल की रेडियस मान लो R2 है। ठीक, ये सर्कल जो है वो है S डैश, और ये जो सर्कल है ये सर्कल है S बराबर 0। क्लियर है? ये आपका जो पॉइंट है जहां कट कर रहे हैं वो है P, ये वाला जो पॉइंट है वो है Q। समझ में आ गई बात? और जो ये आपके सर्कल के बीच की डिस्टेंस है इसको आप मान लो स्मॉल d। ठीक, C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है, मान लिया। तो अब हम यहां लिखेंगे कि कैसे एंगल निकलता है। तो सबसे पहले आप लिखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, यानी दो सर्कल्स का इंटरसेक्शन करने पर जो एंगल बनेगा, ये देखो ये रहा एंगल। ये मैं पूरा, एक मिनट, इसको और ज़्यादा डार्क करता हूँ किसी अलग यूनिक पेन से, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई दे दे ये। ठीक, ये लो, ये इससे मैंने जो है ये रेड पेन लेकर के ये पूरा डार्क कर दिया, ये एंगल बन रहा है मान लो। क्लियर है? और ये जो एंगल है ये कितना है, मान लो थीटा है। कितना है एंगल, थीटा है। ठीक है, तो जो पहला सर्कल था S, उसकी इक्वेशन देख दी आपको, दी गई है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस C1। ठीक है, ये G1 कर दो, इसको F1 कर दो, इसको C1 कर दो, और ये 0। ये पहला सर्कल। दूसरा सर्कल मान लो S डैश जो दिया वो आपको दिया x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो एंगल वही होगा जो टेंजेंट ए बी एंड ए डैश बी डैश के बीच होगा। तो आपका एंगल बिटवीन टेंजेंट ए बी एंड ए बी डैश जो होगा मान लो वो है थीटा। तो यही हो जाएगा आपके इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन के बीच में भी एंगल। समझ में आ गई बात? अब टेंजेंट्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। दो लाइन के बीच एंगल निकालने का तरीका क्या था, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन √1 प्लस m1 n2। ठीक है, बताया था ना ये √1 प्लस m1 m2 का मॉड। तो आप वहां से जो है ए बी और ए डैश बी डैश का क्या निकाल लोगे, एंगल। अब सर ए बी और ए बी डैश की इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, तो भाई इसकी इक्वेशन कहाँ से आएगी, इस सर्कल की टेंजेंट क्या है, मान ली हमने ए बी, इसकी सर्कल के टेंजेंट क्या है ए डैश बी डैश, तो दोनों टेंजेंट है, तो इन दोनों से टेंजेंट कैसे निकालेंगे वो आपको पता ही है। ठीक है, और फिर टेंजेंट निकाल करके आप क्या करेंगे, दोनों के बीच एंगल निकालेंगे, वो हो जाएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। लेकिन अगर यहाँ पर मैं केस लिखवा रहा हूँ और केस ये है कि अगर थीटा बराबर 90 है तो आप कहते हैं ये एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए अगर थीटा 90 है देन क्या हो जाता है, ईच अदर, जो सर्कल है वो एक दूसरे के
ऑर्थोगोनली, ईच अदर ऑर्थोगोनली। समझ में आ गई बात। तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो सर्कल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। और ऑर्थोगोनल की जो कंडीशन है वो क्या होगी, तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनली, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनली, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनली क्या हो जाएगी, G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इस कंडीशन से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप लोगों के लिए। अरे क्लियर हुआ क्या, बस तो ये आपको याद रखना है कि ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या है। दो सर्कल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कब कहलाते हैं, जब 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। ठीक है। और दो सर्कल के बीच में आप जो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, जो दो सर्कल है उन दोनों सर्कल की आप क्या लिखेंगे, टेंजेंट लिखेंगे। टेंजेंट लिखने के बाद आप उन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा उन दोनों सर्कल्स के लिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है बात। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है और अगर आप लोग चाहते हैं कि अब मैं जो है एक लेक्चर आप लोगों का डेली क्वेश्चंस के साथ भी लाया करूं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों व्यूज़ जो है बहुत कम आते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे दुख फील होता है यार कि मैं इतनी फ्री एजुकेशन, इतनी क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूँ, फिर भी लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझ करके अपने जो भी आप मुझे मानते हैं, गुरु माने, छोटा भाई माने, बड़ा भाई माने, जो भी मान रहे हैं वो मान करके प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आप लोगों के मोटिवेशन से ही दोस्तों मुझे क्लास लेने में मज़ा आता है। और फिर भी मैं क्लास लिए जा रहा हूँ। लगभग हमने 50% सिलेबस दोस्तों कंप्लीट करवा दिया है। इतना सिलेबस आपको कोई कोचिंग या किसी भी ने नहीं करवाया, फिर भी आप लोग हमारे वीडियोज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ शेयर करिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।